हाय स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसको विद्युत रसायन भी कहा जाता है। और आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डेनियल सेल के बारे में। इस सेल के और भी ढेर सारे नाम हैं, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते जाइए, आपको सारे कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अर्थात विद्युत रसायन होता क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि विद्युत प्लस रसायन, अर्थात हम इस यूनिट में बिजली के द्वारा कोई भी केमिकल रिएक्शन अर्थात रासायनिक अभिक्रिया कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बिजली कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। इस तरीके से हमारे पास अभिक्रियाएं दो टाइप से होती है। पहला है रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा, या फिर इसको हम ये बोल सकते हैं कि रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप का जो रिएक्शन होगा अर्थात रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाला, यह अभिक्रिया होता है स्वतः टाइप का, स्वतः, जिसको स्पॉन्टेनियस कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये याद रखेंगे। और स्पॉन्टेनियस जब रिएक्शन होता है तो यहाँ पे जो हमारा मुक्त ऊर्जा अर्थात गिब्स फ्री एनर्जी है वो होता है हमेशा निगेटिव। और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे, इस कंडीशन में हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, जिसके उदाहरण में हम पढ़ते हैं डेनियल सेल को, डेनियल सेल। इसके लिए आपको क्लास 11th का रेडॉक्स अभिक्रिया वाला यूनिट भी देखना पड़ेगा, और उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिटेल पे पढ़ने वाले हैं। दूसरा यदि बात करूँ तो दूसरा रिएक्शन हम पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा से रासायनिक अभिक्रिया, अर्थात हम यहाँ पे बिजली के द्वारा कोई रासायनिक अभिक्रिया करेंगे। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम केमिकल रिएक्शन करा के हम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं। अब ये हमारा जो विद्युत रासायनिक सेल है उसमें हम ये चीज़ कर रहे हैं। दूसरा है विद्युत ऊर्जा के द्वारा रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे। कैसे करेंगे? यह जो अभिक्रिया होता है यह होता है अस्वतः टाइप का। अस्वतः मतलब जो अपने आप नहीं होगा, ये अपने आप होता है ऊपर वाला स्वतः, जिसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्वतः का अर्थ है कि हम कोई केमिकल लेंगे और उस केमिकल में एक सर्किट बना देंगे। सर्किट अर्थात बिजली का बटन रहेगा, बिजली के वायर रहेंगे, कोई मीटर लगा रहेगा, वोल्ट मीटर, बल्ब लगा रहेगा। इस टाइप से उसको सर्किट के रूप में कंप्लीट करेंगे तो बिजली उत्पन्न होगा जाएगा। ठीक, तो ये स्वतः होता है। यहाँ पे क्या है, हम खुद से बाहर से बिजली दे रहे हैं। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया है इसको हम बोल रहे हैं अस्वतः टाइप का। इसको कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। और नॉन स्पॉन्टेनियस में जो डेल जी होता है इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो ये याद रखें। ठीक, डेल जी होता है यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी, मुक्त ऊर्जा, ये ऊष्मागतिकी का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आपको फिलहाल इनका अर्थ याद रखना है। डेल जी यहाँ निगेटिव, यहाँ पे डेल जी पॉजिटिव। निगेटिव इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक हो रहा है, अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं, यहाँ अपने आप नहीं हो रहा है, हम करा रहे हैं। इसको कैसे करा रहे हैं, बिजली दे रहे हैं बाहर से कोई भी और उसके बाद हम केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं। अर्थात ये जैसे मान लो मेरा बीकर है, तो इसके अंदर मैं बाहर से बिजली दे रहा हूँ, ठीक है, और इसके अंदर जो भी सामान है उसमें मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। इसमें क्या हुआ, इसमें हम कोई बिजली नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ बिजली बना रहे हैं। ठीक, तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है, तो ये चीज़ याद रखें। अब इसके अंतर्गत जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी सेल का, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहा जाता है, विद्युत अपघटनी सेल। और इसको हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम के अंतर्गत जब अपना सेशन आएगा तो। अर्थात इस यूनिट में हम एक तो ये विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे और विद्युत अपघटनी सेल भी पढ़ने वाले हैं, साथ में फैराडे का नियम पढ़ेंगे, कोलरास का नियम, अर्थात वो सारे नियम हम पढ़ेंगे जिसमें से केमिकल रिएक्शन करने के बाद बिजली उत्पन्न होता है या फिर बिजली का उपयोग करके हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए होंगे। इसको नोट करिए। फिर जो विद्युत रासायनिक सेल है उसको स्टार्ट करने से पहले हम उसके छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जैसे ऑक्सीकरण क्या होता है, अपचयन क्या होता है। क्योंकि जब हम विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, डेनियल सेल को, तो वहाँ पर आपको ऑक्सीकरण, अपचयन या ऑक्सीकरण अंक, ये सारी चीज़ें बारी बारी से आते जाएगी। तो उस चीज़ों को पहले समझते हैं, फिर इसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, जल्दी से नोट करें। अब सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, अपचयन या ऑक्सीकरण अंक, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है, ये सारे कंसेप्ट हम 11th में पढ़ चुके हैं रेडॉक्स अभिक्रिया वाले में। और इसका सेपरेट मैं वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं और समझ सकते हैं ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं। ये चीज़ें यहाँ पे जरूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम इस यूनिट को अच्छे से समझ पाएंगे। ये चीज़ें यदि आपको नहीं पता है कि इसको ऑक्सीकरण या अपचयन कहते हैं या फिर ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, तो इस यूनिट के आधे कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। और कक्षा 11वीं का जो वीडियो है उसको देखेंगे तो आप इजीली और समझ पाएंगे डिटेल पे। हम यहाँ जो जरूरी चीज़ें हैं वही चीज़ें बस समझेंगे। देखिए, सबसे पहले है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जोड़ना, लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट में है। यहाँ पे हम सिर्फ ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का निकलना या त्यागना को कहा जाता है लूज करना या लॉस करना, जो भी है इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकरण। अब ऑक्सीकरण
जैसे उदाहरण मैं ले रहा हूँ आयरन से यदि मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये बन जाएगा Fe+2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन हट गया। तो इस टाइप से कि कोई भी जो अपना एटम है या फिर एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन का जो निकलने का प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। अब जो ये पदार्थ है इसको क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को तो हम बोल रहे हैं ऑक्सीकरण। तो जो ये पदार्थ रहेगा जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है इसको हम बोलेंगे अपचायक। इसको कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। कहने का अर्थ है कि ये जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है उसमें इससे जब इलेक्ट्रॉन निकला तो जो पदार्थ है वो तो अपचायक कहलाएगा, और ये जो Fe+2 के रूप में कन्वर्ट हो गया तो इसको हम बोलेंगे कि आयरन Fe+2 में ऑक्सीकृत हो गया। ऑक्सीकृत अर्थात ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो गई इसलिए ऑक्सीकृत हो गया, ये बोलेंगे। ठीक, तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। नाम से थोड़ा उल्टा चलेगा, जैसे अपचायक इसको बोल रहे हैं लेकिन ये अपचयन जैसे लग रहा है, लेकिन ये है ऑक्सीकरण वाले में। ऑक्सीकरण जिस पदार्थ का होगा उसको हम बोलेंगे अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक 0 है। सामान्य अवस्था पे हमेशा ऑक्सीकरण अंक 0 रहता है और ये चूंकि इसके ऊपर चार्ज लग गया इसलिए इसका हो गया ऑक्सीकरण अंक +2, अर्थात ऑक्सीकरण अंक हमेशा ऑक्सीकरण में क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है अपचयन अर्थात रिडक्शन। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना मतलब गेन करना, अर्थात इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे को ग्रहण करना, इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। अब अपचयन की प्रक्रिया में क्या होगा, इस तरीके से, जैसे मैं मान लो मेरे पास Fe+2 है, इसी एग्जांपल को ले रहा हूँ। अब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल गया, +2 का अर्थ है कि कमी है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो ये हो जाएगा Fe के रूप में। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक +2 था और यहाँ ऑक्सीकरण अंक हो गया 0, अर्थात क्या हो गया, अधिक से कम हो गया ना, घट रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण अंक बढ़ता है। तो ये याद रखें, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा जिससे ऑक्सीकरण अंक बढ़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा इसलिए ऑक्सीकरण अंक क्या होगा, घटेगा अर्थात कम होगा। तो जो घटने वाला प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं अपचयन अर्थात रिडक्शन। अब इसमें ये जो पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इस पदार्थ को हम बोलेंगे, चूंकि यहाँ पे हम इस आयरन को क्या बोल रहे थे, अपचायक बोल रहे थे, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो ये याद रखें, ये शब्द आपको बहुत काम आने वाले हैं। ऑक्सीकारक क्या है, अपचायक क्या है, डेफिनेशन नहीं आते, पदार्थ को पहचानना पड़ता है। ठीक है, ऑक्सीकारक किसको बोलेंगे, जिसका अपचयन होने वाला है उस पदार्थ को हम बोलेंगे ऑक्सीकारक, और इसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंग्रेजी में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अर्थात जिसका अपचयन हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट अर्थात जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक क्या होता था, अधिक से कम, यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक कम से अधिक हो जाता था। अब नेक्स्ट है ऑक्सीकरण अंक किसको कहते हैं। यहाँ पे हम निकाल तो रहे हैं डायरेक्ट इस चार्ज को देख के, लेकिन वास्तव में ऑक्सीकरण अंक क्या होता है। तो ऑक्सीकरण अंक हमको ये बताता है कि कोई भी एटम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, कब छोड़ेगा या कब ग्रहण करेगा, बंध बनाने के लिए, अर्थात कोई इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और दूसरा उसको ग्रहण करेगा, जिससे क्या होगा, 2 एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा जिससे अणु का निर्माण होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है या कितना ग्रहण करता है, उसके कारण क्या होता है, जो छोड़ने वाला रहता है उसके ऊपर धन आवेश अर्थात पॉजिटिव चार्ज, और जो ग्रहण करने वाला रहता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्ज आ रहे हैं अर्थात आवेश आ रहे हैं, इन्हीं को हम बोल रहे हैं ऑक्सीकरण अंक। ऑक्सीकरण अंक से हमको ये पता चलेगा कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और ये लुईस के ऑक्टेट नियम पर भी आधारित है, अर्थात लुईस के अष्टक नियम पे, क्योंकि जिसको ज़रूरत रहेगा वो ग्रहण करेगा 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अंतिम कक्षा में अर्थात अंतिम ऑर्बिट में, और जिसको ज़रूरत नहीं रहेगा वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। ठीक, तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब इसको ज्ञात करने का तरीका क्या होता है ये समझिए। पहला तरीका है कि मूल अवस्था में अर्थात सामान्य अवस्था में ऑक्सीकरण अंक, इसको मैं ऑक्सीडेशन नंबर को ON से दर्शा रहा हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, 0 होता है, हमेशा 0। मूल अवस्था में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 का अर्थ है कि जैसे मैं मान लो सोडियम लिखा, मैग्नीशियम लिख दिया या फिर आयरन, इस टाइप के अवस्था को हम मूल अवस्था, अर्थात वो सिर्फ तत्वों के रूप में यदि लिखे रहें कोई सूत्र, या फिर ये नाइट्रोजन हो गया या फिर ये अकेले एक ऑक्सीजन हो गया, अर्थात ये परमाणु के रूप में रहे ना कि अणु के रूप में, तो ये सब के ऑक्सीकरण अंक क्या रहेंगे, हमेशा 0 रहेंगे। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कि मूल अवस्था हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा है यदि अणु के रूप में हो, यदि अणु के रूप में, तब भी क्या होगा, जो ऑक्सीकरण अंक है वो भी 0 रहेगा। तब भी क्या होगा, जो ऑक्सीकरण अंक है वो 0 रहेगा। जैसे H2, इसका यहाँ पे 0 रहेगा। N2 यदि लिखा हूँ ये भी 0 हो जाएगा। O2 लिखता हूँ ये 0 हो जाएगा। अर्थात इस टाइप के कोई दिखेंगे आपको तो हमेशा ऑक्सीकरण अंक 0 लिखने हैं। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा।
ठीक है, इसको नोट करिए सभी को। फिर हम और कुछ नियम पढ़ते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, कैसे आप ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। ये रूल आपको पता होने चाहिए, इसी रूल के आधार पर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। और ये चीज़ हम 11th में पढ़ चुके हैं, इसका वीडियो भी बना हुआ है, तो इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से वॉच करके और इजीली समझ सकते हैं। यहाँ पे हम जरूरी चीज़ें ही पढ़ेंगे जो हमको यहाँ पे इस कक्षा में ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक, जल्दी से सबको नोट करिए। अब हम ऑक्सीकरण अंक निकालने का नेक्स्ट रूल पढ़ रहे हैं। ये तो 2 नियम था, तो उम्मीद है चीज़ें आपने समझ ली होंगी। अर्थात इस टाइप से कोई मूल अवस्था में रहे सामान्य एटम के फॉर्म में तब भी 0, अणु के फॉर्म में ऐसा रहे तो भी 0 माना जाएगा इनका ऑक्सीकरण अंक। अब देखिए तीसरा नियम, तीसरा हम हाइड्रोजन के लिए लिख रहे हैं। हाइड्रोजन 2 टाइप का ऑक्सीकरण अंक दिखाता है, एक दिखाता है -1, दूसरा दिखाता है +1। +1 तब दिखाएगा जब यह अधातु के साथ जुड़ेगा, और -1 तब दिखाएगा जब यह धातु के साथ जुड़ जाएगा। धातु के साथ कैसे, देखिए मैं धातु वाले को लिख रहा हूँ NaH। इस स्थिति में ये जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण अंक ऋण 1 है। क्यों? क्योंकि यह इस धातु से जुड़ गया है। अर्थात कोई भी हाइड्रोजन जब भी धातु से जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण अंक हमेशा ऋण 1 रहेगा। अब ये चीज़ें कहाँ पे आपको कन्फ्यूज़ करेंगी, ये चीज़ें जब पी ब्लॉक के एलिमेंट वाले जब आप यूनिट पढ़ना स्टार्ट करेंगे तब ये चीज़ें आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, तो ये याद रखना। अब अधातु के साथ जैसे मैं मान लो लिखता हूँ H2O, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इसका ऑक्सीकरण अंक धन 1 है। आपका तो उम्मीद है कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अर्थात आपको याद रखना है, धातु तो जनरली आप जानते हैं मैक्सिमम एलिमेंट धातु हैं, लेकिन जो पी ब्लॉक के एलिमेंट है उधर वाले सबके सब अधातु हैं। पी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है? 13 से पूरा 18 तक, ठीक, जिसमें 18वां समूह शून्य समूह कहलाता है। ये तीसरा हो गया। चौथा यदि हम समझें तो चौथा मैं एक कॉलम बना देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे फर्स्ट जो समूह है अर्थात फर्स्ट ग्रुप सबका होता है +1, ये याद रखें। फर्स्ट में कौन कौन से आते हैं? सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम, ये सब कॉमन सा। सेकेंड यदि हमारा समूह अर्थात वर्ग चलूँ तो यहाँ पे सबका +2 होता है, ये याद रखें। अब थर्ड से 12th तक ये अपना होता है डी ब्लॉक। इसके लिए हम एक अलग सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे, और ये डी ब्लॉक होते हैं, इनके ऑक्सीकरण अंक बदलते हैं, इसलिए इसको आप याद नहीं रख सकते, इनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, इसलिए चीज़ हमको यहाँ पे नहीं करना है। अब देखिए 12th के बाद आता है 13th ग्रुप। 13th जिसमें क्या आता है? पहला तत्व बोरान फैमिली, ठीक है, बोरान आता है, इसमें सबका होता है +3, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, ये सबका। उसके बाद आता है 14th वाला। 14th में क्या होता है? सबका +4 होता है, ठीक है, तो ये याद रखें। 14th में कौन आते हैं? कार्बन, जैसे इसमें कार्बन आता है, इसमें बोरान आता है, बोरान परिवार है, ये कार्बन परिवार है। 15th की यदि मैं बात करूँ, 15th अर्थात 15वां समूह, तो इसमें पहला सदस्य आता है नाइट्रोजन, और इसमें सबका -3 होता है, ऋण 3, ठीक है। ऋण 3 इसलिए होता है क्योंकि इनके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा दिखाते हैं। ये प्लस माइनस ये भी दिखाना शुरू करते हैं कि कौन सा धातु है या अधातु है। माइनस आना शुरू हो गया अर्थात उसके अधातु के गुण बढ़ना शुरू हो गए हैं, ये है इसका अर्थ। अर्थात वो इलेक्ट्रॉनों को अब नहीं त्यागेगा, और प्लस है इसका अर्थ है कि इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकता है अभी भी, ठीक। तो ये 15वां। 16वां की यदि मैं बात करूँ तो 16वां में आता है पहला सदस्य, ये तो 15वां में हो गया नाइट्रोजन। 16वां में आता है ऑक्सीजन, और इसका इस समूह का सबका होता है -2। 17वें की यदि मैं बात करूँ तो 17वां हैलोजन फैमिली कहा जाता है, इसमें सबका -1 होता है, इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन ये वाला फैमिली है, और ये 16वां हो गया अपना ऑक्सीजन। 18वें की मैं बात करूँ तो 18th का होता है 0। अब 0 का अर्थ है कि इसमें सबके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम को छोड़कर। हीलियम के अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसको फिर भी हम अपवाद के रूप में मानते हैं कि उसका ऑक्सीकरण अंक 0 रहेगा। तो यहाँ सबका ऑक्सीकरण अंक 0 रहता है। यहाँ पे ये सब आते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद है सारे कंसेप्ट आपने समझ लिया होगा। इस टेबल को आप याद रखें, फर्स्ट वाले के लिए ये काम आएगा आपको, सेकेंड वाले के लिए नीचे +2, थर्ड से 12th तक इसको छोड़ दीजिए, ये आपको अलग से मैं पढ़ा दूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट में, जहाँ पे हम इसका समझ जाएंगे कैसे ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं। 13th का ये +3, 14th का +4, और ये हो गया 15th में -3 नाइट्रोजन फैमिली, 16th में -2 ऑक्सीजन फैमिली, 17th में -1 फ्लोरीन, क्लोरीन वाला फैमिली, 18th का 0। इसको नोट करिए, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं कैसे इसको हल करना है और कैसे इसका उपयोग होने वाला है। 2-4 एग्जाम्पल में आप इजीली समझ जाएंगे, फिर आगे के जो कॉन्सेप्ट है उनको समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए कुछ एग्जांपल कर रहे हैं, जैसे NH4+ है, अमोनियम कहते हैं, इसमें नाइट्रोजन का मेरे को कैसे निकालना है। तो सीधा जिसका निकालना रहेगा उसको मैं मान लूँगा X, बीच का गैप है वहाँ पे रखूँगा प्लस का निशान। हाइड्रोजन पहले समूह का सदस्य +1 होता है, जो कि मैं पीछे बता रहा था, वीडियो को आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो +1 होता है इसका, तो +1 लिखूँगा, और 4 है तो ×4 कर दूँगा। और देखिए ये ऊपर में प्लस लिखा है, तो मैं इधर करूँगा बराबर के इस साइड पे +1, अर्थात इसको एक इक्वेशन का रूप दे देना है, बना देना है समीकरण। अब देखिए x और 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? x + 4 हो जाएगा, ठीक। ये क्या बन जाएगा? x + 4 = +1। इसको मैं उधर भेज दूंगा तो x का मान क्या हो जाएगा? +1 - 4,
तो ये हो जाएगा -3। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका ऑक्सीकरण अंक -3 आएगा। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। ये हम 11वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं और वीडियो 11वीं कक्षा वाले प्लेलिस्ट से देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी लिख सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा हम इस यूनिट में जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे और रिएक्शन जब चलना स्टार्ट होगा ऑक्सीकरण और अपचयन का, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, जब दो रिएक्शन एक साथ चलते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन, उस टाइप के रिएक्शन को रेडॉक्स कहा जाता है। तो उस टाइप का जब रिएक्शन रहेगा तो किसका ऑक्सीकरण हुआ और किसका अपचयन हुआ हम इसी के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात दो चीज़ों में यदि मैं तुलना करूँ तो जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मेरे पास ये है H2O2 है, ठीक है। अब इसके बाद ये मान लो H2O बन गया, ठीक है। अब H2O बन गया। अब यहाँ पे मैं पूछूं कि इस जगह पे जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण अंक कितना है और इस जगह पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। तो इस तरीके से हम इस यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक इनका निकालेंगे और मान लो यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीकरण अंक इस हाइड्रोजन का घट जाता है, तब मैं बोल दूंगा अपचयन हो रहा है। और यहाँ से यहाँ जाने में यदि ऑक्सीकरण अंक बढ़ जाता है तो मैं बोल दूंगा ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना क्या है? ऑक्सीकरण है। क्यों बढ़ता था? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज होता था, खोता था। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का खोना, और इलेक्ट्रॉन खोने से ऑक्सीकरण अंक बढ़ते थे। तो इसी कंसेप्ट का हम उपयोग करेंगे, इसलिए आपको ऐसा निकालना आना चाहिए। इसमें मेरे को यहाँ पे कार्बन का निकालना है, कार्बन निकालना है, उसको मैं X मान लूँगा। अब जरूरी नहीं है सिर्फ कार्बन का निकालें, ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, अर्थात एक चीज़ का निकालेंगे, सबका नहीं बनता है इसमें, ठीक है। X प्लस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन का होता है ऋण 2, क्यों? क्योंकि ये 16वें समूह का सदस्य होता है, तो आपको पता होने चाहिए। अपवाद वाले भी इनके रहते हैं क्वेश्चन, लेकिन मैं यहाँ पे अपवाद वाला नहीं करा रहा हूँ, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन कराऊंगा तो एक्सेप्शन वाले आपको 12th में नहीं मिलेंगे, आपको डायरेक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो ये -2 हो गया और इंटू क्या कर दूंगा 3, क्यों? क्योंकि इसकी संख्या 3 है और इधर मैं बराबर -2 कर दूंगा। ये 2 माइनस है ना, तो उधर इक्वेशन के उस साइड पे -2 माइनस को हम यहाँ -2 भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, आप पीछे डालो या आगे डालो। जनरली इस चीज़ को आगे डालना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण अंक को ही दिखाता है। अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, x - 6, ये -2, इसको उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? -2 + 6 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा मान +4, इसका मान कार्बन का, ठीक। तो कार्बन 14वें समूह का सदस्य +4 आता था ना सबका, मैं लिखाया हुआ था उस हिसाब से। इसमें देखिए मेरे को मैग्नीज का यदि निकालना है तो मेरे को पोटेशियम का लिखना पड़ेगा, कितना है? संख्या 1, और पोटेशियम पहले समूह का सदस्य है, तो आपको पता भी होना चाहिए पहला समूह या पहले वर्ग का कौन है, दूसरे वर्ग का कौन। ये हम 11th में पीरियाडिक टेबल वाले यूनिट में पढ़ चुके हैं, ठीक। तो +1 इंटू इसकी संख्या 1 है तो 1, बीच में गैप है तो मैं प्लस लिखूंगा। इनको एक ब्रैकेट लगाते चलिए ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो। m को मैं लिख दूंगा x, फिर प्लस ऑक्सीजन का ऋण 2 होता है, फिर ऋण 2 लिखूंगा और इंटू लिख दूंगा 4 और बराबर क्या कर दूंगा 0। इक्वेशन बन गया। अब देखिए 1 हो जाएगा प्लस x, और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, तो -8 और ये 0। देखिए -8 और ये 1 है, अर्थात ये +1 है वास्तव में ये सामने का, तो -8 और +1 कितना हो जाएगा? x - 7 हो जाएगा ना, घटेगा, ये 0 उधर भेज दोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? +7। यहाँ पे x मतलब ये मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक क्या है? +7 है। आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि इसका ऑक्सीकरण अंक निकालिए, आपको ऑक्सीकरण अंक का जरूरत यहाँ पे पड़ने वाला है। एक जो कंपाउंड है दूसरे में जब बदल जाएगा तो यहाँ पे एक ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे, दूसरे का निकालेंगे, और दोनों में देखेंगे कि शुरू में एक का ऑक्सीकरण अंक कितना था और बाद में कितना हो गया, इसके आधार पर हम तुलना करेंगे। इसलिए ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ऑक्सीकरण अंक आपने निकालना सीख लिया होगा। अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया, ये अपना लास्ट कंसेप्ट रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें होता है ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ, ऑक्सीकरण व अपचयन, अर्थात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या हो जाए? साथ साथ हो, अर्थात एक साथ चले, साथ साथ, तब उस टाइप का अभिक्रिया क्या कहलाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ेंगे इस यूनिट पे, और इस यूनिट की अधिकतर जो रिएक्शन है रेडॉक्स वाले रहेंगे, ठीक। अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं मान लो जिंक ले लिया और जिंक के साथ कॉपर का ये रिएक्शन करा दिया, ये मेरे को मिल गया जिंक +2 और इधर हो गया कॉपर। अब देखिए इस टाइप के रिएक्शन में हमको ऑक्सीकरण अंक का जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सामान्य अवस्था पे हमेशा ऑक्सीकरण अंक 0, यहाँ पे +2 लिखा है तो इसका ऑक्सीकरण अंक +2। अब यहाँ से तुलना करिए, देखिए कॉपर का कॉपर से तुलना करो, +2 से क्या हो रहा है? +2 से 0 हो गया, अर्थात ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये इसका क्या हो गया? वास्तव में अपचयन हो गया ना, अपचयन अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऑक्सीकरण अंक घट जाना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 0 है और ये +2 हो गया, अर्थात क्या हो गया? कम से अधिक, तो इसका क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण जो अंक निकालने का प्रक्रिया है वो इसी तरीके से हम उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीकारक और अपचायक कैसे पहचानेंगे? तो देखिए इसका हो रहा है ऑक्सीकारक, अब देखिए इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, इसलिए मैं इसको बोलूँगा अपचायक अर्थात रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसी को हम बोलते हैं अपचायक, अर्थात ये हो गया ऑक्सीकृत, किसमें? Zn+2 में। और इसको क्या बोलूँगा? चूँकि इसका हो रहा है अपचयन तो मैं इसको बोलूँगा ऑक्सीकारक अर्थात ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अर्थात ये चीज़ हो गया अपचयित, ठीक है, अर्थात रिड्यूस्ड हो गया, किसमें? Cu में,
तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा कैसे हम उपयोग करेंगे। तो चूँकि दोनों अभिक्रियाएँ साथ साथ चल रही है, इसलिए इस टाइप का अभिक्रिया क्या कहलाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको नोट करिए। फिर कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं जो हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या जिसको हम गैल्वेनी सेल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम डेनियल सेल को पढ़ने वाले हैं, उसमें आपको मदद करेगा। जल्दी से नोट करिए। अब हम नेक्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं विद्युत अपघट्य, जिसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। हम जानते हैं सामान्य रूप से कि जो बिजली के वायर होते हैं या फिर धातुएं होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं और वो ठोस अवस्था में होते हैं। वहाँ पे विद्युत का चालन होता है इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा, अर्थात वहाँ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जिससे विद्युत धारा बहती है। अब दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास एक लिक्विड सॉल्यूशन भी होता है जिसमें आयनों के कारण विद्युत धारा बहने लगती है। अब आयनों के कारण विद्युत धारा बहने लगती है का अर्थ है कि जैसे मान लो मैं एक कंटेनर लिया, ठीक है, इस कंटेनर में जैसे एक तरफ से मैं एक बिजली का वायर डाल देता हूँ और दूसरी तरफ एक बिजली का वायर लगा देता हूँ, ठीक। एक तरफ को अब इसको ऐसा समझिए कि ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये भी उसी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक। और एक वायर को मैं ऐसा जोड़ देता हूँ, इधर बल्ब लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक। और ये यहाँ से मैं सप्लाई कर रहा हूँ करंट का, ठीक है। देखिए ऊपर वाला अपना निगेटिव टर्मिनल है, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये मेरा मान लो सोडियम क्लोराइड है। ये एक विद्युत अपघट्य का सरल उदाहरण है। जब ठोस अवस्था रहता है सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का, तो उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाह हो सकता। लेकिन जब उसको मैं पानी में घोल दूँ और इस तरीके से कनेक्शन बनाऊँ, अर्थात दो वायर लगाऊँ, एक वायर को काट के इसमें डुबा दूँ, इधर बिजली का बल्ब लगा दूँ इधर से, तो यहाँ से जैसे ही बटन में दबाऊँगा तो देखिए यहाँ पर मैंने वायर को कट कर रखा है। अब करंट यहाँ से यहाँ भी पहुँच जाएगा। कैसे पहुँचेगा, इसके अंदर देखिए सोडियम क्लोराइड है, ये जैसे ही ऐसा करूँगा मैं, इसके अंदर ये पहले से आयन के रूप में मौजूद रहता है Na+ और Cl- में, ये Na+ और Cl- में। अब देखिए जो प्लस वाला है ये कौन कौन सा है, ये प्लस वाला टर्मिनल है, ये भी प्लस वाला टर्मिनल है। तो ये जितने निगेटिव वाले रहेंगे वो सब इन दोनों की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। इन दोनों की तरफ जाने की वजह से क्या होगा कि जो विद्युत का प्रवाह है वो आसानी से होने लगेगा। कहने का अर्थ है कि यहाँ पे विद्युत का जो प्रवाह है अर्थात बिजली का प्रवाह आयनों की वजह से होने लगता है, और जो सामान्य केस रहता है जो जैसे बिजली के वायर हो गए या धातु, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। चूंकि ये आयनों की वजह से होता है इसलिए इसको हम बोल देते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य का अर्थ होता है टूटना। अब टूटना का अर्थ होता है कि यहाँ पे आयन के फॉर्म में टूटे रहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, इसको बोलते हैं विद्युत अपघट्य, और ये पानी में डालने पर आयन के फॉर्म में टूट जाता है। ये विद्युत का प्रवाह आयन के फॉर्म में करते हैं, अर्थात आयन की वजह से यहाँ पे विद्युत का प्रवाह होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं विद्युत अपघट्य। अब इसके ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे H2SO4, HCl, NaOH, ये भी हो सकता है CuSO4, ये लवण है, साल्ट, ठीक है। अब लवण ये भी है और ये भी है। लवण अर्थात जो अम्ल और क्षार से रिएक्शन करके बना ले उसको लवण या साल्ट कहते हैं। तो ढेर सारे हैं। विद्युत अपघट्य के प्रबल अर्थात स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सारी चीज़ें होती है। इसको हम आयनिक साम्य लेसन में पढ़ चुके हैं क्लास 11th में, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा हो गया टर्म विद्युत अपघट्य, क्योंकि ये सेल में हमको उपयोग होने वाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, डेनियल सेल के अंतर्गत जो हम उदाहरण पढ़ेंगे उसमें। अब कॉपर सल्फेट हो गया, जिंक सल्फेट, और भी ढेर सारे इसमें हो सकते हैं। सिर्फ यही विद्युत अपघट्य नहीं है। इनकी खासियत ये रहती है कि जैसे ही इसको हम लिक्विड में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं, Cu+2 और SO4 2-। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था कि बिजली का बल्ब कैसे चलेगा। यहाँ पे सिर्फ आयनों की फ्लो की वजह से बल्ब चलेगा, बाकी कोई दूसरे रीजन नहीं रहेंगे। इसीलिए देखिए दो वायर को मैं कट कर रखा था। यहाँ चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल थे तो जो क्लोराइड था वो निगेटिव वाला इनकी ओर आना स्टार्ट करेगा। इनके फ्लो की वजह से यहाँ पे जो करंट है वो फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जिससे बल्ब यहाँ पे जल जाएगा। अब देखिए इलेक्ट्रोड, ये भी शब्द आपको मिलने वाला है। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है वास्तव में, तो इलेक्ट्रोड होता है कोई ऐसा सतह जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन हो, अर्थात ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने के लिए एक सरफेस होता है। अब ये सरफेस मेटल का भी हो सकता है, नॉन मेटल का। जनरली हम लेते हैं धातु का सतह, इसलिए हम लिख सकते हैं ऐसी धातु की सतह जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और ये अपने पास मुख्य रूप से तो 4 से 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 2 प्रकार के पढ़ेंगे और दोनों का हमको ज़रूरत पड़ने वाला है, ठीक है। पहला इलेक्ट्रोड होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। सक्रिय इलेक्ट्रोड को एक्टिव इलेक्ट्रोड कहते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी के भी मीनिंग आपको पता होने चाहिए तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। सक्रिय इलेक्ट्रोड में क्या होता है, ये सतह उपलब्ध कराते हैं, सतह उपलब्ध कराते हैं और अभिक्रिया में स्वयं भाग लेते हैं। और अभिक्रिया अर्थात जो भी रिएक्शन होगा जिसमें हम इस सक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे उसमें वो खुद भी भाग लेंगे, अभिक्रिया में स्वयं भाग लेते हैं, अर्थात स्वयं पार्टिसिपेट करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। अब इस टाइप का जो इलेक्ट्रोड है वो जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया, आयरन का इलेक्ट्रोड हो गया, और भी ढेर सारे मेटल के अलग अलग इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। ये सारे इलेक्ट्रोड जिन हैं
ये सब एक्टिव टाइप के हैं, अर्थात इनका जब हम उपयोग करते हैं, जैसे मान लो एक कंटेनर लिया, इसमें मैं जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड लगा देता हूँ और इसके अंतर्गत में जिंक का विद्युत अपघट्य अर्थात जिंक सल्फेट डाल दिया, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इस रिएक्शन में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोड भी भाग लेगा खुद भी, ठीक है। तो इस टाइप के इलेक्ट्रोड को हम बोल रहे हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड, अर्थात ये सतह तो उपलब्ध कराएगा पूरा, जिसमें ऑक्सीकरण या अपचयन हो अर्थात इलेक्ट्रॉनों का निकलने या ग्रहण करने की प्रक्रिया हो जाए, साथ में खुद भी इसके साथ क्रिया करता रहेगा सतह उपलब्ध कराने के साथ। दूसरा टाइप का जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है निष्क्रिय या अक्रिय बोल सकते हैं, या अक्रिय टाइप का इलेक्ट्रोड। इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये क्या होगा, सतह तो उपलब्ध कराएंगे परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात ये निष्क्रिय रहेंगे, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं अक्रिय निष्क्रिय इलेक्ट्रोड। ये सतह उपलब्ध कराने का काम दोनों है, इलेक्ट्रोड का अर्थ यही है ना कि सतह उपलब्ध कराए, चाहे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के लिए हो कि रिएक्शन चाहे रिडक्शन अर्थात अपचयन अभिक्रिया के लिए। तो ये सतह उपलब्ध कराएंगे लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। जैसे इसका उदाहरण है प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, या फिर गोल्ड का इलेक्ट्रोड हो गया जिसको Au से दर्शाते हैं आरम, इसका इलेक्ट्रोड। इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग हम करेंगे जब हमारा दूसरा लेक्चर रहेगा उसमें, जब हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा उसमें, इसके अंतर्गत हम SHE पढ़ेंगे। SHE अर्थात मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। वहाँ पे प्लेटिनम का उपयोग होता है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इलेक्ट्रोड भी आपने समझ लिया होगा क्या चीज़ होता है। विद्युत अपघट्य क्या होगा ये भी आपने समझ लिया होगा। विद्युत अपघट्य सिर्फ करंट को फ्लो कराने का काम करेगा, यहाँ पे आयनों के माध्यम से। जनरली करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, यहाँ पे हम आयनों के माध्यम से कर रहे हैं, इसलिए विद्युत अपघट्य का उपयोग करेंगे। और इलेक्ट्रोड का उपयोग सतह उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीकरण और अपचयन, क्योंकि हम इस यूनिट में मैक्सिमम रिएक्शन पढ़ेंगे रेडॉक्स टाइप का। उम्मीद है सारे कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इन सबको नोट करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसके अंतर्गत डेनियल सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अर्थ है कि इलेक्ट्रोड की क्षमता या ताकत, पोटेंशियल का अर्थ यहाँ पे ताकत या क्षमता है। किसके क्षमता या ताकत से, इलेक्ट्रोड की क्षमता है। अब इलेक्ट्रोड हम लोग जैसे कि शुरू में पढ़े हुए थे कि वो सतह उपलब्ध कराता है ऑक्सीकरण या अपचयन के लिए। तो जब ऑक्सीकरण या अपचयन का रिएक्शन होता रहेगा किसी इलेक्ट्रोड पर, तो इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है या फिर कितना ग्रहण कर रहा है, इसके आधार पर जो वहाँ पे वोल्टेज उत्पन्न होगा अर्थात एक प्रकार से करंट उत्पन्न होगा, उसको हम पता करते हैं इलेक्ट्रोड विभव से, ठीक। तो इसको हम समझते हैं क्या होता है वास्तव में। इलेक्ट्रोड विभव हम इस तरीके को बोल रहे हैं कि यदि मान लो मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैं कोई सॉल्यूशन ले लेता हूँ। वो सॉल्यूशन है विद्युत अपघट्य, मेरा विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य मान लो मैं H2SO4 ले रहा हूँ या फिर कोई भी साल्ट ले सकते हैं, मैं सिर्फ विद्युत अपघट्य लिख देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसके अंतर्गत मैं एक इलेक्ट्रोड ले रहा हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ M का अर्थ होता है मेटल। तो ये जो मेटल है मेरा, और इसी मेटल का मैं विद्युत अपघट्य भी लिया हूँ, अर्थात विद्युत अपघट्य में इस मेटल से संबंधित कोई ना कोई आयन रहेगा, यह है इसका। तो इस मेटल को इसके अंदर डुबाने के बाद इस मेटल के दो गुण उत्पन्न हो सकते हैं। पहला, यह मेटल या तो इलेक्ट्रॉन को खो सकता है और इसमें घुलना स्टार्ट कर सकता है। दूसरा गुण उत्पन्न हो सकता है कि इसके अंदर जो विद्युत अपघट्य पहले से पड़ा है इसी के मेटल वाला, अर्थात जैसे मेटल में लिखा हूँ तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MHSO4, इस तरीके से लिख देता हूँ मेटल के लिए, ठीक है। यहाँ पे दो गुण उत्पन्न होगा, या तो ये इलेक्ट्रॉन खोएगा या फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या खोएगा, इस समय क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है अर्थात ये जो हमारा विलयन है विद्युत अपघट्य वाला, इसमें और ये जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है मेटल अर्थात धातु का, इन दोनों के बीच क्या हो जाता है, आयन अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात आयनों में भिन्नता आ जाती है। भिन्नता का अर्थ है कि इसमें या तो धन आयन अधिक या फिर ऋण आयन अधिक हो जाते हैं, उसी प्रकार इसमें धन आयन अधिक या ऋण आयन अधिक। अर्थात ये मैं बोल सकता हूँ इसमें धन आयन अधिक यदि रहेगा तो यहाँ ऋण आयन अधिक हो जाएगा, यहाँ ऋण आयन यदि अधिक रहेगा इलेक्ट्रोड में तो यहाँ धन आयन अधिक हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों के का जो चार्ज रहता है उसमें अंतर आ जाता है, आवेश में अंतर आ जाता है, उसके कारण वहाँ पे एक प्रकार से डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात दोनों के ताकत में एक प्रकार से अंतर आ जाता है इस इलेक्ट्रोड के और इसमें, और इसी को हम बोल रहे हैं वास्तव में इलेक्ट्रोड विभव। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा कि जब किसी धातु इलेक्ट्रोड, देखिए धातु इलेक्ट्रोड को उसके अपने ही विद्युत अपघट्य वाले विलयन में डुबा दिया जाए तब ये धातु इलेक्ट्रोड के दो गुण आ जाते हैं, या तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा या फिर ग्रहण करेगा। छोड़ने वाला का अर्थ है ऑक्सीकरण होगा, ग्रहण करने वाला का अर्थ है कि अपचयन होगा। इसका अर्थ ये है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्यागना अर्थात ऑक्सीकरण, ग्रहण करना अर्थात अपचयन। तो इसके वजह से क्या है, दोनों का जो ताकत रहता है उसमें अंतर आ जाता है, तो उस अंतर को ही वास्तव में हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोड विभव। अब इलेक्ट्रोड विभव अपने पास दो टाइप के होते हैं,
चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोड के बीच दो प्रकार की प्रक्रिया होने लगती है, एक तो ऑक्सीकरण, दूसरा अपचयन, इसलिए मैं इसको बोल सकता हूँ कि इसके दो प्रकार हो सकते हैं। पहला हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, या फिर ऑक्सीकरण विभव बोल सकते हैं। पूरा इलेक्ट्रोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, विभव का अर्थ ताकत है यहाँ पे। अब ऑक्सीकरण विभव के उदाहरणों में जिंक का ले रहा हूँ उदाहरण, क्योंकि हमको उसी का जरूरत पड़ेगा। हम दूसरा भी ले सकते हैं सामान्य वैसा मेटल लिख के, तो उसमें आपको कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीकरण किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्यागना। इलेक्ट्रॉनों का त्यागना क्या होता है? ऑक्सीकरण। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कैसे त्यागेंगे? देखिए, ये यदि मेरा एक क्या है कंटेनर है, इसके अंदर मैंने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन ले रखा है। जिंक सल्फेट यहाँ क्या है? विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य। और इसी में मैंने क्या किया? जिंक का राड लगा दिया, अर्थात जिंक धातु का। देखिए इलेक्ट्रोड विभव अर्थात जिस धातु का राड लें उसी धातु का हम विद्युत अपघट्य ले रहे हैं। यहाँ पे इसीलिए लिखा मैं उसके अपने ही विद्युत अपघट्य के विलयन में डुबा कर रखें। देखिए इसको हमने डुबा कर रखा है। अब इस स्थिति में क्या होता है, और ये हमारा सर्किट है। वास्तव में ये पूरा सर्किट कैसे बनता है वो देखिए, ये इस तरीके से रहता है कंटेनर, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर, और ये बीच में रहता है साल्ट ब्रिज जो कि उल्टे यू आकार का दिखता है। और यहाँ पे एक राड लगा रहेगा, यहाँ पे एक राड लगा रहेगा जिसको हम विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ेंगे, और ये वायर से जुड़ा रहेगा। यहाँ पे अपना वोल्ट मीटर लगा रहता है, वोल्ट को चेक करने के लिए कितना वोल्ट उत्पन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम विद्युत रासायनिक सेल में क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये एक तरफ हम लेते हैं जिंक, इधर लेते हैं कापर। जिंक वाले में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन डुबा देते हैं, और इसमें कापर में कापर सल्फेट का सॉल्यूशन लगते हैं, और इसमें डूबा रहता है। तो इस साइड पे क्या होता है, यहाँ जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन रहता है, इसमें ये वाला जो जिंक का राड है ये टूट टूट कर आना स्टार्ट करता है। अब सेम वही चीज़ है, एक पार्ट ये है ऑक्सीकरण का, दूसरा पार्ट अपचयन का मैं ये लूँगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी निकलेगा जब उधर कोई चीज़ कनेक्ट रहेगा, अपने आप नहीं निकलेगा, ये चीज़ याद रखें। अर्थात जो परिपथ है, सर्किट है, पूरा नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है, वो वैसे ही पड़ा रहेगा। और वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण भी नहीं करेगा जब ये मैं सर्किट को काट दूंगा, वायर को। ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा क्यों मैं यहाँ पे अभी बनाया। अब देखिए वहाँ पे इसी पोर्शन को कि जिंक का मैं एक राड लिया और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन अर्थात विद्युत अपघट्य में डुबा दिया। अब होता क्या है कि यहाँ का जो इसका जिंक इलेक्ट्रोड है ये यहाँ पे आके टूटने लगता है Zn+2 में, अर्थात इस लिक्विड में। और जिंक सल्फेट पहले से भी इसमें किस फॉर्म में पड़ा हुआ है? क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है तो जिंक+2 और SO4 2- क्यों? क्योंकि ये विद्युत अपघट्य है, और पानी डालेंगे तो विद्युत अपघट्य क्या होता है? टूट जाता है। जैसे कि मैं शुरुआत में बता रहा था विद्युत अपघट्य वाले में, तो ये टूटे हुए फॉर्म में पहले से जिंक+2 के फॉर्म में पड़ा है, और ये भी जिंक यहाँ टूट टूट के गिरता है। अब जब ये टूटा होगा जिंक, इसमें से जिंक+2, तो कुछ ना कुछ तो निकाला होगा ना, अर्थात इलेक्ट्रॉन निकाला होगा। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? इसमें आ गया, ये सब में। क्योंकि ऐसी जिंक धीरे धीरे जब इसमें गिरते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अधिक होते जाएगा। तो यह अब इलेक्ट्रॉन यहाँ अधिक हो जाएगा तो ये स्थिति अब कैसे बनेगा? यहाँ इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया धीरे धीरे, क्योंकि ये टूट टूट के यहाँ गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया? अंदर में देखिए जिंक सल्फेट पहले से जिंक+2 और SO4 2- के रूप में पड़ा है, लेकिन पहले वो बैलेंस रूप में पड़ा था, अर्थात जितने जिंक थे उतने ही सल्फेट था। अब यहाँ का जिंक टूट टूट के यहाँ गिरना स्टार्ट कर दिया, अर्थात यहाँ संख्या किसकी बढ़ गई? जिंक की संख्या इसके अंदर बढ़ गई सल्फेट की अपेक्षा, अर्थात धन आयन की संख्या बढ़ गई। और यहाँ क्या है? यहाँ ऋण आयन इसी का टूट टूट के इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते जा रहा है, अर्थात ये इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाएगी, पूरे इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होगा कि जो जिंक है, ठीक है, अब जरूरी नहीं है दो इलेक्ट्रॉन लिखे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन भी आप लिख सकते हैं। जो जिंक यहाँ ज़्यादा पड़े रहेंगे, ज़्यादा क्यों पड़े रहेंगे? जिंक तो पहले से भी है और ये टूट टूट के यहाँ गिर रहा है, इसका अर्थ यह है कि पतला हो रहा है धीरे धीरे। अब गिर रहा है तो साथ में आयन भी अधिक होगा जिंक के, ये आयन इसके किनारे किनारे चिपक जाएंगे ऐसे, जिंक+2 के फॉर्म में सभी तरफ। और इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर, अब देखिए अंदर में निगेटिव है और बाहर में पॉजिटिव, तो इसी को हम बोल रहे हैं विभव। अर्थात इस इलेक्ट्रोड और इस विलयन में जो चार्ज है उसका अंतर हो रहा है, आवेश का। इस कारण यहाँ पे क्या है? करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा चार्ज के अंतर की वजह से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। चार्ज के अंतर के कारण का अर्थ है कि यहाँ पे धन आयन अधिक, यहाँ ऋण आयन अधिक। ठीक है, तो ये धन और ये वाला ऋण, इस वजह से ये जो ऋण है क्या है? आगे की ओर बढ़ना फिर स्टार्ट करेगा ये, और ये दूसरे टर्मिनल से जब कनेक्ट रहेगा यहाँ पे, तो वो जब इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा तो दूसरा प्रक्रिया होगा, ये इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उसको कोई ना कोई तो ग्रहण भी करेगा। तो हम दूसरा पढ़ेंगे अपचयन विभव। अपचयन विभव का अर्थ होता है कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, अर्थात यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन के त्यागने के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीकरण विभव। परिभाषा ऐसा बना लेंगे। अपचयन विभव का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने के कारण, ग्रहण
के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, अपचयन विभव अर्थात रिडक्शन पोटेंशियल या अपचयन इलेक्ट्रोड विभव, इस तरीके से कंप्लीट बोल सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं उदाहरण कापर का। ये मैं ले लिया कापर का राड और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है कापर सल्फेट जो कि एक क्या है, विद्युत अपघट्य, जैसे वहाँ हमने जिंक सल्फेट ले रखा था। अब देखिए यहाँ पे जिंक यहाँ आ रहा था टूट टूट के, अब यहाँ पे कापर सल्फेट किस फॉर्म में है, Cu+2 और SO4 2- क्यों, क्योंकि वह तो लिक्विड है, विद्युत अपघट्य है ना, लिक्विड फॉर्म में पड़ा है। अब ये देखिए इसका वायर, अब ये वायर किससे कनेक्ट है, इससे। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है किसकी ओर, कापर की ओर। ये देखिए सर्किट, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है। अब यहाँ आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ आना स्टार्ट करेगा ना। अब इलेक्ट्रॉन जब इसमें आना स्टार्ट करेगा तो इसमें का जो कापर है जो कि +2 के फॉर्म में है और सल्फेट 2-, तो प्लस वाला माइनस की ओर आकर्षित होगा, तो ये प्लस वाला क्या है, इसमें जा जाके चिपक जाएगा पूरा। अब चिपकने की वजह से ये क्या होगा, ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड पे पूरे धन आयन अधिक हो जाएंगे चिपकने की वजह से लगातार, जैसे वहाँ ऋण आयन अधिक होते थे वैसे ही। शुरू में तो ऋण आयन रहेंगे लेकिन एक निश्चित समय के बाद क्या है, यहाँ का जो कापर है इसमें जा जाके चिपकना स्टार्ट करेगा, इसमें पूरे चिपक जाएगा तो पूरे इसके अंदर धन आयन हो जाएंगे अधिक। और बचा क्या है, बचा है SO4 2-, तो SO4 2- इसमें लिक्विड में पड़ा रहेगा, अर्थात यहाँ ऋण आयन की संख्या अधिक होगी लिक्विड में, यहाँ धन आयन की संख्या अधिक होगी लिक्विड में, अर्थात ये वाले में यहाँ पॉजिटिव अधिक है, ये वाले में निगेटिव कम है। निगेटिव तो इसमें है राड में, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निगेटिव अधिक है पॉजिटिव कम है। पॉजिटिव कम का अर्थ है कि ये पॉजिटिव इसमें है राड में, कापर पूरे चिपक गए, सल्फेट इसके बाहर, तो यहाँ भी विभव उत्पन्न होता है, इसको हम बोलते हैं अपचयन विभव। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे अपचयन होता है कापर का, और कापर यहाँ क्या बनता है, देखिए यहाँ तो ऑक्सीकरण हुआ, कैसे 0 से +2 हो गया, इसलिए अंक बढ़ा। यहाँ पे कापर का क्या हुआ है, कापर ये आयन के फॉर्म में था, अब उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। कौन से इलेक्ट्रॉन को, ये जो आ रहा था, ये देखिए यहाँ पे आया ना वो, ये देखिए यहाँ से निकला है और यहाँ पे आया है। इस परिपथ से आप सर्किट से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा क्या है, जो कापर है वो इकट्ठा हो गया, इसलिए ये वाला पूरा पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। पॉजिटिव चार्ज अधिक, बाहर निगेटिव अधिक, अर्थात अंदर में पॉजिटिव बाहर में निगेटिव, तो यहाँ पे इनके पोटेंशियल का डिफरेंस हो गया, अर्थात इनके चार्ज में अंतर आने लगा, अंदर में धन अधिक बाहर में ऋण अधिक, इसलिए यहाँ पे विभव उत्पन्न हुआ। विभव मतलब एक प्रकार से वहाँ पे चार्ज उत्पन्न हो रहा है करंट बनाने के लिए, और करंट का फ्लो किसकी ओर होता है, अधिक से कम की ओर। अधिक हमेशा रहेगा यहाँ पर, ठीक है, अपचयन वाले में, और कम हमेशा रहेगा ऑक्सीकरण, जिसको हम विद्युत रासायनिक सेल में पढ़ेंगे डिटेल में। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। यहाँ पे देखिए जो कापर था वो बन गया इसमें Cu, ठीक। Cu+2 किस में था, लिक्विड में, CuSO4 लिक्विड के अंदर में था ना, तो ये मैं लिख दूंगा एक्वस। और ये क्या था, सॉलिड बन गया, सॉलिड अर्थात इसके अंदर चिपक गया। इसमें क्या लिखूंगा मैं, देखिए जिंक किस में था, जिंक एक राड के फॉर्म में था, तो ये सॉलिड जिंक +2 ये टूट के यहाँ आ गया, अर्थात लिक्विड में था, तो ये मैं लिख दूंगा एक्वस। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। कापर एक्वस में था लिक्विड के फॉर्म में CuSO4 के साथ, इसलिए एक्वस, और सॉलिड अर्थात चिपक गया, डिपॉजिट हो गया, इसलिए सॉलिड। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब चयन में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस वाला अंदर में है, ऑक्सीकरण वाले में माइनस वाला अंदर में है। चूंकि ये प्लस वाला अंदर में है तो इसी को हम अब बोलेंगे कैथोड। कैथोड इलेक्ट्रोड जहाँ पे अपचयन हो रहा है। और कैथोड पे धन कैसे आता है, उम्मीद करता हूँ ये समझ लिया होगा। धन आता है इस कापर की वजह से, अर्थात यहाँ जो धातु अब जरूरी नहीं है यही कापर रहे, दूसरा धातु ले लेंगे तो दूसरा में भी यही स्थिति बनेगा। वो निर्भर करेगा हम कैसा सेट बना रहे हैं, एक का कम और दूसरे का ज़्यादा होगा, उस हिसाब से सेट बनता है। और ये सेट अर्थात इनके जो करंट रहते हैं वो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ तुलना करके पता किए जाते हैं, ऐसे नहीं पता चलता सिंगल सिंगल, ठीक है, तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है। तो यहाँ पे आपको जो जरूरी चीज़ है वो आप समझ चुके होंगे, कैसे इसमें प्लस चार्ज आया और कैसे यहाँ पे माइनस। चूँकि यहाँ माइनस आया इसको हम बोलते हैं इसलिए एनोड, नेगेटिव चार्ज के कारण, और इसको पॉजिटिव चार्ज के कारण कैथोड। तो इसको नोट करिए, फिर विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं वास्तव में क्या होता है। उसमें भी यही चीज़ पढ़ेंगे, लेकिन ये सबका सामान्य जानकारी था। ऑक्सीकरण विभव, अपचयन विभव, ये सामान्य परिभाषा के रूप में अपचयन अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण के कारण जो विभव उत्पन्न होता है किनके किनके बीच में, धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच में। यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन छोड़ने के कारण, त्यागने के कारण धातु इलेक्ट्रोड और विद्युत अपघट्य के बीच में जो विभव उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, डेफिनेशन इसी तरीके से बनाना है और एग्जाम्पल यही लिखने हैं, ठीक है। इसको नोट करिए, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया बेसिक चीज़ों को बताने की वजह से, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है, उसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, साथ में हम लवण सेतु अर्थात साल्ट ब्रिज पढ़ेंगे और EMF
निकालना सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।